नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। आदर्श किराएदारी कानून लागू होने के 1 वर्ष बाद भी इसे केवल 4 राज्यों ने अपनाया। पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में परिसीमन की मांग करने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने नोटिस जारी किया। राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कर्ज राज्यों की एफआरबीएम सीमा के अधीन होगा। संसद की स्थायी समिति ने ई कॉमर्स पर रिपोर्ट सौंपी है। मानव वन्यजीव संघर्ष में मारे गए बाघों, हाथियों और लोगों की संख्या चिंताजनक है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने खाद्य प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायक कंपनी का लोकार्पण किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आदर्श किराएदारी लागू होने के 1 वर्ष बाद भी इसे केवल अब तक 4 राज्यों ने अपनाया है। ये 4 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और असम। इन चारों राज्यों ने आदर्श किराएदारी कानून के अनुसार अपने किराएदारी कानूनों को संशोधित किया है। आवास संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है, इसलिए ये अधिनियम राज्यों के लिए केवल परामर्श जैसा है। राज्य सरकारें रेंटल हाउसिंग और समझौतों को विनियमित करते समय इस अधिनियम का पालन करने पर विचार कर सकती हैं। आदर्श किराएदारी अधिनियम की बात करें तो ये कानून रेंटल हाउसिंग को क्रमिक रूप से औपचारिक बाजार का रूप देकर इसे संस्थागत बनाने का प्रयास करता है। इसके 3 प्राथमिक उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य है आवासीय और व्यावसायिक परिसरों को किराए पर देने की प्रक्रिया को विनियमित करना। इस कानून में किराएदारी, बेदखली और संपत्ति के प्रबंधन के लिए शर्तें शामिल हैं। किराएदारी को विनियमित करते समय ये कानून मकान मालिकों और किराएदारों के अधिकारों को संतुलित करने तथा उनकी रक्षा करने के लिए तंत्र का प्रस्ताव करता है। इस कानून में किराया संबंधी विवादों के त्वरित निपटान के लिए 3 स्तरों वाले न्याय निर्णय तंत्र का प्रावधान किया गया है। आदर्श किराएदारी कानून इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वर्तमान में जितने भी राज्य कानून हैं वे संपत्ति के विवादों, समझौतों के गैर अनुपालन और किराया नियंत्रण के बारे में अस्पष्ट हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक 1.1 करोड़ मकान खाली पड़े हैं। इनका उपयोग रहने के लिए किया जा सकता है। ये सभी के लिए पर्याप्त किराए के आवासों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में परिसीमन की मांग करने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने नोटिस जारी किया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 8A के अनुसार राष्ट्रपति अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड में परिसीमन कार्य करने का आदेश दे सकता है। इन राज्यों में पिछले 51 वर्षों से परिसीमन का कार्य नहीं किया गया है। वर्ष 2002 से 8 के बीच जब भारत में अंतिम बार परिसीमन कार्य किया गया था तब इन राज्यों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया था। तब परिसीमन के आधार के रूप में वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के उपयोग पर आशंकाएं जताई गई थी। यही नहीं, वर्ष 2020 के राष्ट्रपति आदेश में भी इन 4 राज्यों में परिसीमन कराने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इसे केवल जम्मू और कश्मीर तक ही सीमित रखा गया। इसलिए अब इस अधिनियम के तहत मुख्य चिंताएं ये हैं कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत ये भारत के नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इससे कानून और व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आरपीए 1950 की धारा 8A में कहा गया है कि उपयुक्त 4 पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन चुनाव आयोग की देखरेख में होगा। परिसीमन में लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं को फिर से निर्धारित किया जाता है। ये संख्या में हुए बदलावों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये समान जनसंख्या वाले हिस्सों के लिए समान प्रतिनिधित्व और भौगोलिक क्षेत्रों का उचित विभाजन करता है ताकि किसी भी राजनीतिक दल को अनुचित लाभ न हो। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन पिछली जनगणना के आधार पर किया जाता है। राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कर्ज राज्यों की एफआरबीएम सीमा के अधीन होगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यों को सूचित किया है कि राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों, स्पेशल पर्पस व्हीकल या एजेंसियों द्वारा बाजार से लिए गए उधार राज्यों की राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन सीमा के तहत होंगे। ये उधार राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को प्रभावित करते हैं। इसलिए ऐसे उधार लेने के लिए संविधान के अनुच्छेद 293 के क्लॉज 3 के तहत केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होती है। अनुच्छेद 293(3) ये प्रावधान करता है कि यदि राज्य सरकारों पर भारत सरकार का ऋण बकाया है
तो उन्हें नए ऋण लेने के लिए केंद्र की अनुमति लेने की जरूरत होती है। सभी राज्यों ने 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार अपने FRBM अधिनियम लागू किए हैं। इस अधिनियम के अनुपालन की निगरानी संबंधित राज्य विधानमंडल करता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य की सामान्य निवल उधार सीमा तय करता है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राज्यों की निवल उधार सीमा राज्य सकल घरेलू उत्पाद की 3.5 निर्धारित की गई है। इसके अलावा विद्युत क्षेत्र में सुधारों की शर्त पर 0.5% की अतिरिक्त उधार सीमा भी दी गई है। और इसी खबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में भी जानते हैं। FRBM यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट अधिनियम, ये 2003 में लाया गया। ये राजकोषीय नियम निर्धारित करता है और ये सरकार के राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देता है। वहीं राजकोषीय घाटा एक वित्तीय वर्ष में सरकार के कुल प्राप्त राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। राजस्व घाटे की बात करें तो ये तब होता है जब राजस्व की वास्तविक राशि या व्यय की वास्तविक राशि बजटीय राजस्व या व्यय के अनुरूप नहीं होती है। अगली खबर ई-कॉमर्स से जुड़ी है। संसद की स्थायी समिति ने ई-कॉमर्स पर रिपोर्ट सौंपी है। वाणिज्य पर संसद की स्थायी समिति ने भारत में ई-कॉमर्स के संवर्धन और विनियमन पर रिपोर्ट सौंपी है। संसद में ई-कॉमर्स मॉडल पर एक स्पष्ट परिभाषा की सिफारिश की गई है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करने की सिफारिश की गई है कि मार्केट प्लेस इन्वेंट्री यानी वस्तु सूची आधारित मॉडल में शामिल न हो। इन्वेंट्री मॉडल ऐसी ई-कॉमर्स गतिविधि है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की इन्वेंट्री का स्वामित्व एक ई-कॉमर्स संस्था के पास होता है और इसे सीधे उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। मार्केट प्लेस मॉडल में एक ई-कॉमर्स कंपनी डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। ये प्लेटफॉर्म खरीदार और विक्रेता के बीच एक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाता है, जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट आदि। इस समिति ने कई प्रमुख निष्कर्ष दिए हैं और सिफारिशें की हैं। समिति ने बताया है कि कुछ मुद्दे हैं जिनका समाधान किया जाना जरूरी है, जैसे कि बाजार के एक बड़े हिस्से पर केवल कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का नियंत्रण देखा जा रहा है। इसके लिए समिति ने सिफारिश की है कि ई-कॉमर्स कंपनियों का उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में अनिवार्य पंजीकरण किया जाना चाहिए। इसके अलावा दूसरा मुद्दा है कि ये प्लेटफॉर्म्स प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और साथ ही प्रतिस्पर्धा रोधी या अनुचित प्रथाओं का सहारा ले रहे हैं, जैसे कि अधिक छूट देना, उपलब्ध डेटा का दुरुपयोग आदि। इस चुनौती से निपटने के लिए समिति ने कहा है कि ई-कॉमर्स को विनियमित करने के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क तैयार किया जाना चाहिए और इस फ्रेमवर्क को राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सक्रिय कार्रवाई के लिए FDI नीति के तहत प्रवर्तन तंत्र को मजबूत बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा अन्य प्रमुख चुनौतियां हैं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का डिजिटल पहुंच से बाहर होना। इसके लिए समिति ने कहा है कि विनियामक कमियों को दूर करने के लिए डिजिटल मार्केट अनुभाग बनाया जा सकता है। दूसरी प्रमुख चुनौती है बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन। डेटा उपयोग की नीति के अभाव के लिए व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को पारित किया जाना चाहिए। इसके अलावा व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत डेटा के विनियमन के लिए एक अलग फ्रेमवर्क बनाया जाना चाहिए। मानव वन्यजीव संघर्ष में मारे गए बाघों और हाथियों और लोगों की संख्या चिंताजनक है। मानव वन्यजीव संघर्ष तब होता है जब मनुष्यों और वन्यजीवों का आमना सामना नुकसान के रूप में सामने आता है। इन नुकसानों में संपत्ति, आजीविका और यहाँ तक कि जीवन की क्षति भी शामिल है। मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थिति की बात करें तो वर्ष 2018-19 और वर्ष 2020-21 के बीच 222 हाथियों की मौत बिजली का करंट लगने की वजह से हो गई थी। वर्ष 2019 और वर्ष 2021 के बीच 29 बाघों को शिकारियों ने मार डाला था। हाथियों की मौत के सबसे ज्यादा मामले ओडिशा में दर्ज किए गए थे। इसके बाद झारखंड और पश्चिम बंगाल का स्थान है। मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रमुख कारण हैं जंगली जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई है, फसल पैटर्न में बदलाव जंगली जानवरों को खेतों की ओर आकर्षित कर रहे हैं, आहार और चारे के लिए जंगली जानवर वन क्षेत्र से मानव बस्ती का रुख करने लगे हैं, वन उपज को गैर कानूनी तरीके से संग्रह करने के लिए मनुष्य जंगलों में जाते हैं। इसके अलावा आक्रामक विदेशी प्रजातियों की वृद्धि की वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए मानव वन्यजीव संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के उपायों के साथ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया है। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2017 से 2035 बनाई गई है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड गठित किया गया है। इसका उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण और वन्यजीव तथा वनों के विकास को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड ने जंगली जानवरों को रिहायशी इलाकों में प्रवेश करने से रोकने और वनों से सटे क्षेत्रों में कृषि फसलों तथा पशुओं की रक्षा करने के लिए बायोफेंसिंग का तरीका अपनाया है।
अगली खबर कृषि एवं डेयरी उत्पाद से संबंधित है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने खाद्य प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायक कंपनी का लोकार्पण किया। एनडीडीबी ने मृदा लिमिटेड का गठन किया है। ये एनडीडीबी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो देश भर में खाद्य प्रबंधन पहल के क्षेत्र में कार्य करेगी। ये एक असूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसकी स्थापना एनडीडीबी ने 1 जुलाई 2022 को कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत की है। ये डेयरी संयंत्रों के लिए खाद्य मूल्य श्रृंखला तथा बायोगैस आधारित सीएनजी और बायोगैस आधारित ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित करेगी। खाद्य प्रबंधन वो प्रक्रिया है जिसमें पशुओं का गोबर प्राप्त करके उसे संग्रह किया जाता है और उसके बाद उसे उपचारित करके उसका उपयोग किया जाता है। खाद एक किफायती और मूल्यवान उर्वरक है। इसमें अलग अलग मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस, सूक्ष्म पोषक तत्व और कार्बनिक पदार्थ। कुशल खाद्य प्रबंधन दुधारू पशुओं के उत्पादक आर्थिक जीवन चक्र को दुग्ध उत्पादन से आगे ले जाता है। इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में भी मदद मिलती है। कुशल खाद्य प्रबंधन के कई लाभ भी हैं। इसमें भारत की वर्तमान एलपीजी खपत के 50% के बराबर बायोगैस उत्पन्न करने की क्षमता है। इसमें भारत की एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश उर्वरक आवश्यकता के 44% के बराबर जैव घोल का उत्पादन करने की क्षमता है। मवेशियों के अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए गोवर्धन योजना भी चलाई जा रही है। साथ ही इस कंपनी के स्थापित होने से डेयरी किसानों को आय का अतिरिक्त स्रोत मिलेगा और उनकी आजीविका के अवसर को बढ़ाने में भी योगदान हो सकता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड शुरू में सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत था। इसे संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम 1987 द्वारा तत्कालीन भारतीय डेयरी निगम में मिला दिया गया था। एनडीडीबी ने गोबर आधारित जैविक उर्वरकों को सामान्य पहचान दिलाने के लिए सुधन नामक ट्रेडमार्क पंजीकृत किया है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। केंद्र प्रायोजित योजनाएं। केंद्र से सीएसएस में निधि प्रवाह के लिए राज्यों को नए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। हाल ही में इन दिशा निर्देशों के अनुपालन के लिए बढ़ाई गई समय सीमा समाप्त हो गई है। इसके तहत केंद्रीय हिस्से की संपूर्ण निधि के हस्तांतरण के लिए एक एकल नोडल एजेंसी नामित की गई है। इसका उद्देश्य दक्षतापूर्ण और प्रभावी नकदी प्रबंधन सुनिश्चित करना है। सीएसएस केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों द्वारा वित्त पोषित और राज्य सरकारों द्वारा लागू की जाने वाली योजनाएं होती हैं। वर्तमान में 28 प्रमुख सीएसएस छत्रक योजनाएं हैं। इनमें से कई उप योजनाएं 2 श्रेणियों में विभाजित हैं, जैसे कोर ऑफ द कोर स्कीम और कोर स्कीम। अरब स्प्रिंग। ट्यूनीशियाई राष्ट्रपति नए संविधान के तहत अतिरिक्त शक्तियां प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। एक जनमत संग्रह में इस संविधान के पारित होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि अरब स्प्रिंग लोकतंत्र समर्थक विद्रोहों की एक श्रृंखला थी। इन विद्रोहों में ट्यूनीशिया, मोरक्को, सीरिया, लीबिया, मिस्र और बहरीन सहित कई देशों के लोग शामिल थे। इन देशों में विद्रोह की घटनाएं वर्ष 2011 की वसंत ऋतु के दौरान आरंभ हुई थी और इसी कारण इसका नाम अरब स्प्रिंग पड़ा। इन विद्रोहों के उद्भव का उद्देश्य अनुचित सरकारी शासन का विरोध करना था। साथ ही लोगों के मौलिक अधिकारों को बहाल करने की मांग भी की गई थी। गांठदार त्वचा रोग, लंपी स्किन डिजीज LSD। गुजरात में लगातार तीसरे वर्ष गांठदार त्वचा रोग यानी LSD के मामलों में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई है। इस रोग से अब तक 1000 गायों और भैंसों की मृत्यु हो चुकी है। LSD एक संक्रामक वायरल रोग है। ये रोग मुख्य रूप से मवेशियों को प्रभावित करता है। इससे संक्रमित मवेशी में बुखार, त्वचा पर गांठें आदि जैसे लक्षण दिखाई देते हैं और इससे कभी कभी मवेशी की मृत्यु भी हो जाती है। ये रोग पशुओं में दुग्ध उत्पादकता को कम करता है। मूल रूप से ये रोग अफ्रीका में दर्ज किया गया था। यहाँ से ये मध्य पूर्व तथा एशिया सहित पूर्वी यूरोप के देशों में फैल गया है। ये रक्त पोषक कीड़ों जैसे मक्खियों और मच्छरों की कुछ प्रजातियों या फिर टीक्स द्वारा फैलता है। इसके प्रसार को दुर्बल किए गए वायरस द्वारा निर्मित टीकों के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। एम्बेडेड सिम यानी ई-सिम। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने M2M यानी मशीन टू मशीन संचार के लिए ई-सिम पर परामर्श पत्र जारी किया है। ई-सिम एक फॉर्म फैक्टर है। ये फोन में भौतिक रूप से लगा होता है। ई-सिम प्रोग्रामेबल सिम कार्ड का एक रूप है। इसे सोल्डरिंग द्वारा डिवाइस के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में स्थायी रूप से लगा दिया जाता है। इसे हटाया नहीं जा सकता है। इसमें सिम कार्ड को भौतिक रूप से बदले बिना ही रिमोट प्रोविजनिंग के द्वारा सिम प्रोफाइल में परिवर्तन किया जा सकता है। ये परंपरागत सिम के विपरीत कई एप्लीकेशन का समर्थन करती है। साथ ही इसे दूरस्थ रूप से आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। एन-ट्रीट टेक्नोलॉजी। एन-ट्रीट अपशिष्ट उपचार की एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया 7 चरणों में संपन्न होती है।
इसमें फिल्टर करने के लिए स्क्रीन, गेट, सिल्क ट्रैप और नारियल के रेशे तथा कीटाणु शोधन के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइट का उपयोग किया जाता है। ये नालियों से निकलने वाले सीवेज का इन सीटू उपचार है। इसे IIT बॉम्बे ने विकसित किया है। बाल भवन विशेष डे टाइम बोर्डिंग स्कूल है। इसका उद्देश्य प्रत्येक बच्चे की रचनात्मकता और क्षमता को प्रोत्साहित करना है। इनकी शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1956 में की थी। इन्हें नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल भवन के साथ शुरू किया गया था। वर्तमान समय में पूरे भारत में 73 बाल भवन मौजूद हैं। भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए राज्य भी अपने अधिकार क्षेत्र में बाल भवन स्थापित कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी प्रत्येक राज्य में मौजूद बाल भवनों को मजबूत करने और नए बाल भवन स्थापित करने की सिफारिश की गई है। सफेद प्याज। महाराष्ट्र के अलीबाग के सफेद प्याज को भौगोलिक संकेतक दर्जा प्राप्त हुआ। अलीबाग के किसानों के मुताबिक सफेद प्याज को सदियों से केवल पारंपरिक पद्धतियों और असली बीजों के साथ उगाया जाता है। साथ ही क्षेत्र की भूजलवायु परिस्थितियों के कारण इसमें एक अद्वितीय स्वाद, सुगंध और आकार विकसित हुआ है। भौगोलिक संकेतक सामूहिक और प्रमाणन चिन्हों के रूप में पंजीकृत होते हैं। इन्हें आमतौर पर 10 वर्ष की अवधि के लिए संरक्षित किया जाता है। हालांकि इस अवधि के बाद इनका नवीनीकरण किया जा सकता है। भारत में GI टैग को माल के भौगोलिक संकेतक यानी रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थानों के बारे में। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। जिम्बाब्वे ने मुद्रास्फीति को रोकने और मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए सोने के सिक्कों को वैध मुद्रा के रूप में प्रस्तुत किया है। जिम्बाब्वे दक्षिण अफ्रीका का भू आबद्ध देश है। ये दक्षिण में दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा ये दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में बोत्सवाना से, उत्तर में जाम्बिया से और उत्तर पूर्व तथा पूर्व में मोजाम्बिक से घिरा हुआ है। ये मकर रेखा के उत्तर में स्थित है। सभी नदी दक्षिण पूर्वी अफ्रीका की एक नदी है। ये जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक से होकर बहती है। इसे सेव नदी भी कहा जाता है। जिम्बाब्वे अर्धशुष्क देश है जो नियमित वर्षा पर अत्यधिक निर्भर है। यहाँ सवाना घास के मैदान बहुतायत रूप से पाए जाते हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पूर्वी उच्च भूमि पर माउंट इनयांगानी है। अगला महत्वपूर्ण चर्चित स्थान है कोंगो की राजधानी किंशासा है। कोंगो ने तेल कंपनियों को अपनी वन भूमि की नीलामी करने का निर्णय लिया है। कोंगो मध्य अफ्रीका में स्थित है। यह अफ्रीकी महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसके उत्तर में मध्य अफ्रीकी गणराज्य और दक्षिणी सूडान, पूर्व में युगांडा, रवांडा, बुरुंडी एवं तंजानिया, दक्षिण पूर्व में जाम्बिया तथा दक्षिण पश्चिम में अंगोला स्थित है। कोंगो में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं। यहाँ विरुंगा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। ये विश्व का सबसे महत्वपूर्ण गोरिल्ला अभ्यारण्य है। कोंगो नदी यहाँ की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इसका बेसिन पश्चिमी मध्य अफ्रीका के 9 देशों में फैला हुआ है। कोंगो की सबसे ऊंची चोटी है माउंट स्टेनली। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।